तो गाइज कंटिन्यू करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम चैप्टर 2 कर रहे हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब तक के जितने भी हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं उनको वन बाय वन करके हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। ये आपको पीपीटी के अंदर सारी चीज़ें मिल गई होंगी, ठीक है। ये मैंने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपको 9 चीज़ें लिखवाई थी। क्या क्या था? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, एल्कालिनिटी, हार्डनेस, पीएच, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, फ्लोराइड और मेटल्स। अब हम एक एक करके हर एक पैरामीटर को अच्छे से देखने वाले हैं। स्पीड आपको फ्लो लगे ना तो डबल स्पीड कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देखिएगा, खुद के नोट्स बनाते चलिएगा। हम बात करेंगे टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड के बारे में। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ कि जब मैंने आपको बताया था किसके बारे में, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, तो मैंने आपको सस्पेंडेड सॉलिड बताया था। सस्पेंडेड सॉलिड। अब इन सस्पेंडेड सॉलिड को जब मैंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? कि जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनफैक्ट इस पीपीटी में होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया था। देखो, ये मैंने आपको लिखवाया था कि टोटल सॉलिड्स के अंदर आपका आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व्ड सॉलिड। इनके अंदर भी फ्रैक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि टोटल जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट अलग करने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होता है, जिससे ऑर्गेनिक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2 और गैसेस में, और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचता है इनऑर्गेनिक फिर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। और आपको पता करना है सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, तो पानी को 104 डिग्री सेल्सियस में आपने गर्म किया था। 104 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद आपने गर्म कर दिया। पहले क्या किया था स्टार्टिंग से कि हमने क्या किया, हमारे पास एक, मैंने रिवर का कोई क्रॉस सेक्शन लिया था, फिर हमारे पास क्या था, ये पानी था। इस पानी को हमने एक फिल्टर पेपर से पास कराया। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब पानी को हमने फिल्टर पेपर से पास कराया तो हमारे जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं फिल्टर पेपर में अटक गए, और जो पानी है जिस सस्पेंडेड सॉलिड फिल्टर पेपर में अटक गए और जो पानी है इस कंटेनर में आ गया। इसके अंदर क्या है, इस कंटेनर में जो फिल्टर पेपर के नीचे कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर पानी है और आपके डिजॉल्व्ड सॉलिड है। क्या है? डिजॉल्व्ड सॉलिड है। अब हमने क्या किया था कि फिल्टर पेपर के ऊपर जो आपके पार्टिकल्स अटक गए तो सस्पेंडेड सॉलिड थे लेकिन उनमें पानी चिपका हुआ था। हम अगेन इसको गर्म कर दिए थे 104 डिग्री सेल्सियस में, सारा का पानी वेपोराइज हो गया और आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल गए थे। अब हमको ये देखना है कि जो ये हमारे पास पानी है, ये जो डिजॉल्व्ड सॉलिड बचा हुआ है, ये मतलब इस पानी के अंदर जो फिल्टर पेपर से पास हुआ है पानी, इसके अंदर हम किस तरीके से निकालेंगे, इसी को हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके के थ्रू, अलग अलग तरीके के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जैसे समझने का प्रयास करें, मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ, यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है डायरेक्टली, हो सकता है आप इसी को देख रहे हैं। ये आपने कोई रिवर का क्रॉस सेक्शन है, आपका ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है। इस रिवर से आपने पानी लिया, इस रिवर से आपने पानी लिया, ये आपका कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर में आपने पानी डाल दिया, इस कंटेनर में आपने पानी डाल दिया, तो इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर क्या क्या होंगे, एक तो आपके बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे, बहुत सारे डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, और बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, जो आपके इन सुंदर नैनों से दिख नहीं रहे होंगे। तो हमारे पास इसमें क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजॉल्व्ड सॉलिड, ये है। सस्पेंडेड सॉलिड आपने निकाल लिया। अब हमें पता क्या करना है, सस्पेंडेड सॉलिड निकालने के लिए आपने क्या किया, 104 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया और उसको निकाल लिया, ठीक है। कैसे कैसे किया था, ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर था, मैंने बताया ना, फिर से बता देता हूँ, फिल्टर पेपर था। इस फिल्टर पेपर पे जब इस पानी को पास कराएंगे तो बहुत सारे पार्टिकल अटक गए थे, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ अटक गए थे, और हमने इस कंटेनर में नीचे पानी को भर लिया था, इसके अंदर पानी भरा हुआ। तो इस पानी के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। क्या होंगे? डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। और ये जो पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर अटक गए हैं, इन पार्टिकल को 104 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे। जब इनको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सस्पेंडेड सॉलिड। और हमारे पास जो पानी है, जो डिजॉल्व्ड सॉलिड है, फिल्टर पेपर से पास करने के बाद जो पानी फिल्टर पेपर से पास हो गया है उसे 104 डिग्री सेल्सियस में आप गर्म कर दो। जब इस पानी को 104 पे गर्म करेंगे तो पानी वेपोराइज हो जाएगा और इसके अंदर जो डिजॉल्व्ड सॉलिड है वो आपके निकल के आ जाएंगे। तो आई होप आपको निकालना बहुत आसान है, किस तरीके से एक ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस मेथड का क्या नाम था, ग्रेविमेट्रिक मेथड था। ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है।
तो आप निकाल लेंगे टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आसानी से निकाल लेंगे। इस मेथड को क्या कहते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड कहते हैं, नोन एज दैट मेथड इज नोन एज दैट मेथड इज नोन एज ग्रेविमेट्रिक मेथड। इस मेथड को ग्रेविमेट्रिक मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, वेट को मेजरमेंट करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वेट का मेजरमेंट होता है। चीज़ें क्लियर हो गई, तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, बन जाएगा ना, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझने वाली बात है, अब हम ये देखेंगे कि जो डिजॉल्व्ड सॉलिड होते हैं किन की वजह से होते हैं, क्या क्या फोर्सेस होते हैं पानी के अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड के आने के, ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जिससे कि पानी के अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड आ जाते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मेजर फोर्स भी होता है, माइनर फोर्सेस भी हैं आपके पास। जो मेजर फोर्सेस की यदि हम बात करें इसके अंदर, तो मेजर फोर्सेस में आपके सोडियम आ जाते हैं, ठीक है, सोडियम आपको मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है, इसमें मैं आयन का भी रिप्रेजेंटेशन कर ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, साथ में आपका जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं, और इसके अलावा आपके क्लोरीन आयन होते हैं। ये सब मेजर फोर्सेस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरीन। इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेजर फोर्सेस ध्यान में रख लो, माइनर कम इंपॉर्टेंट होता है। अब हम माइनर फोर्स की जब बात करेंगे तो माइनर फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके आयरन आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कार्बोनेट आ जाता है, ठीक है, कार्बोनेट के अलावा आपका नाइट्रेट आ जाता है, ठीक है, आयरन फ्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, सिलिका आ जाता है। ये सब क्या होते हैं, आपके माइनर फोर्सेस होते हैं। किसके, ये माइनर फोर्स आपके होते हैं डिजॉल्व्ड सॉलिड के, ठीक है, डिजॉल्व्ड सॉलिड के। ये जो आपके पानी है ना, जो पानी एक फिल्टर पेपर से पास हो चुका है, इस पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड सॉलिड है ना, इस पानी के अंदर इनकी वजह से आते हैं हमारे पास मेजर और माइनर फोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, कोई और मेथड है क्या, कोई और मेथड है जिससे हम टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की कंसंट्रेशन पता कर पाएँ इस पानी के अंदर, जिस पानी को हमने फिल्टर पेपर पास कराया है उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड है, कोई और मेथड है? तो बिल्कुल और मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सवाल आता है। ये हमने दूसरे मेथड के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है कि अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग TDS यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट किस में लेते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, एक हमारे पास मेथड होता है, वी यूज डाई आयोनिक टेस्टर। डाई आयोनिक टेस्टर क्या होता है, डाई आयोनिक टेस्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की चेक करता है। डाई आयोनिक एक टेस्टर होता है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करता है। अब पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर लेंगे तो आसानी से बता पाएंगे कि पानी के अंदर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कितने हैं। तो इसका एक फार्मूला सा होता है कि डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट कितना है इज इक्वल टू 0.65 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ओम होता है, और 1/, जो ओम होता है ना, ये क्या होता है, महो होता है या MHO होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आपको दूसरा मेथड है, उस मेथड में क्या करना है कि पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप चेक करेंगे पानी का किस यूनिट के अंदर, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसको 0.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आ जाएगा डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझने का प्रयास करिए कि पानी के अंदर हम क्या करने वाले, पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे डाई आयोनिक टेस्टर को यूज करके, फिर उसको हम उसी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 0.55 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट किसके यूनिट किस में होनी चाहिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाला है उसकी यूनिट माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्या था ना, ये UPSC सिविल सर्विसेज IAF के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था वाला कि इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस देन टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इंक्रीजेस। मान लो पानी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपका TDF ज़्यादा है, पानी के अंदर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड ज़्यादा है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने नोट करके 2 पॉइंट लिखवाए हैं कि जो TDF होता है ना, एक रैपिड टेस्ट होता है। TDF इज अ रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर वाटर। TDF एक रैपिड टेस्ट होता है, आपको ये चेक करना है कि पानी के अंदर पॉल्यूशन कितना है, नदी के पानी के अंदर पॉल्यूशन कितना है। तो जितना ज़्यादा TDF होगा पानी के अंदर उतना ही पॉल्यूशन होगा। TDF एक रैपिड टेस्ट होता है जो इंडिकेट करता है कि पानी के अंदर पॉल्यूशन कितना है, रिवर वाटर के अंदर पॉल्यूशन की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं इसकी माली पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ कि पानी के अंदर अलाउबल, परमिसिबल और एक्सेप्टेबल, इन तीनों का मतलब क्या है। हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आया था एक्सपीरियंस का। ठीक है, सवाल क्या पूछा तो उन्होंने, मैं बता देता हूँ। सवाल उनका ये था कि सर एक मतलब क्या होता है परमिसिबल, एक्सेप्टेबल, अलाउबल। भैया जो कोड ने बताया है ना, IF कोड ने क्या कहा है, कोड ने ये कहा है कि जो परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है, अलाउबल है, मतलब जो पानी आप पीने के लिए यूज करेंगे उस पानी के अंदर जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, 500 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन अब आपके पास पानी ही ऐसा कोई नहीं है जिसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर हो। उस केस में हम कितना ज़्यादा तक जा सकते हैं, इतना रहेगा तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है, इस पानी को आप दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम पर लीटर बढ़िया है। लेकिन ऐसा पानी ही नहीं मिल रहा जिसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर हो, तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, वो आपका होता है कॉज फॉर रिजेक्शन। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कॉज फॉर रिजेक्शन। ये कितना होता है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर आप इस पानी को पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। 2000 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो चलाऊबल है, आप चला सकते हैं। यानी यदि 500 मिलीग्राम पर लीटर तक है, 500 मिलीग्राम पर लीटर है तो फिर क्या कहेंगे, बेस्ट कंडीशन है। ठीक है, अब 500 से मान लो ज़्यादा हो रहा है तो आप कितना जा सकते हैं, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, तो फिर ओके कहेंगे। लेकिन 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, भैया अलाउड नहीं है, इस पानी को नॉट अलाउड, क्या बोलेंगे, नॉट अलाउड, इस पानी को पीने के लिए सप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब इस पानी को आप रिजेक्ट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताइए, एक चीज़ है, मैं एक तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, हमने क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप चेक कर लेते हो पानी का, बता देते हैं कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना है। तो एक बात बताइए, क्या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 1:1 TDF से रिलेटेड है, नहीं है। तो मैं तीसरा पॉइंट कहीं लिख देता हूँ, ये 3 पॉइंट हो गए ना। फोर्थ पॉइंट आप लिख लो इसी के अंदर चाहे तो। फोर्थ पॉइंट क्या लिख लोगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1:1 TDF से रिलेटेड नहीं है। कैसे बताता हूँ, TDF से रिलेटेड नहीं है। मैंने तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपका जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड से 1:1 रिलेटेड नहीं है। क्या मतलब इसका, पानी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो एलिमेंट आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो डाई आयोनिक टेस्टर ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा ना। जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हीं को तो आइडेंटिफाई कर पाता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व रहते हैं लेकिन आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, तो उन एलिमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाएगा। तो आप कैसे जानेंगे कि पानी के अंदर TDF कितना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1:1 TDF से रिलेटेड क्यों नहीं है। पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व सॉलिड उसकी वजह से हो गया, लेकिन ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। अब जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो डाई आयोनिक जो टेस्टर है, जो आपके पास इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट पहचान ही नहीं पाएगा, इनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे पानी के अंदर TDF कितना है, इसलिए 1:1 रिलेटेड नहीं है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आते हैं, इन सवालों को अच्छे से करना बनना चाहिए आप लोगों से। आगे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देना है, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको जवाब देना है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड आर इंटर रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, कब, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल क्या, विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन TdF। यदि हम टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड बढ़ता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन TdF, डिक्रीजेस इनिशियली एंड देन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन TdF, इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन TdF। मैंने एक चीज़ बताया कि जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी के अंदर ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि TdF ज़्यादा है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन TdF। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TdF से, यदि ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, ये चीज़ें क्लियर है। लेकिन इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब है कि ऐसा नहीं पता कर पाते ना कि इतना अमाउंट ऑफ है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन TdF। क्लियर है। एक सवाल और है स्क्रीन पे, इस सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या लिखा हुआ है, एज पर IF 10,500 2012 द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस। कहता क्या है, परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्सेस 1,500 200 200 2000। बताइए क्या होगा। क्लियर है चीज़ें, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल में पढ़ना है। यदि सवाल के अंदर, इस सवाल में यही गलती होती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सवाल में इतना लिखा होता है कि भैया एज पर IF 10,500 2012 द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इतना ही लिखा होता। उस केस के अंदर जो आपका आंसर होता है, ये आंसर क्या होता है 500 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन क्या पूछा है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस। हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स ही नहीं है भैया, हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, तब हम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना रखते हैं, वो आपका 2000 होता है। तो मैं जो चीज़ें लिखवाया हूँ ये आपका क्या है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर परमिसिबल लिमिट है। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, नोट कर लो इन चीज़ों को, आप लोग नोट कर लो, क्योंकि शायद मैंने पहले लिखवाया नहीं है, इस टर्म को आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, जो आपका दो कॉलम बनेंगे, एक तो जो परमिसिबल एक्सेप्टेबल लिमिट था वो नॉर्मल वाला, दूसरा मैंने क्या लिखवाया था आपको हर जगह, कॉज फॉर रिजेक्शन। अब आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, तब तो इतना लिमिट तक जाते हैं, ठीक है। तो कॉज फॉर रिजेक्शन को ही हम दूसरे टर्म में कई बार पेपर में आता है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्सेस। हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेट सोर्सेस। सवाल में क्या लिखा रहेगा, परमिसिबल लिमिट ऑफ, परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ, परमिसिबल लिमिट इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस। हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स ही नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स ही नहीं है, उस केस में कितना मैक्सिमम हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये भी होता है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं, कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो इसका मतलब इनको आप नोट कर लेना, कन्फ्यूज नहीं होना है। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ें, इससे जो सवाल आएंगे बन जाएंगे ना, बहुत बढ़िया। तो अगला पैरामीटर क्या है, हम पढ़ रहे हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपने क्या देख लिया, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड के बारे में। अगला जो अपना पैरामीटर रहने वाला है वो एल्कालिनिटी है। अब एल्कालिनिटी कितना इंपॉर्टेंट है, यदि हम बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर इन्वायरमेंट बोरिंग होता है, एक बार पढ़ के देखो। डिपेंड करता है कि आपको चीज़ों को फील कितनी आ रही है। यदि आप चीज़ों को फील करोगे ना, बहुत आसान है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान है, हर एक चीज़ इनफैक्ट आसान है, सिखाने वाला आसानी से सिखा दे आपको।
हम क्या बात कर रहे हैं, एल्कालिनिटी की बात कर रहे हैं। देखो पानी में बहुत ऐसे आयन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में पानी है, तो पानी के अंदर बहुत ऐसे आयन होते हैं। किस टाइप के आयन होते हैं, आपने पीएच रेंज का स्केल पढ़ रखा होगा ना, पीएच रेंज का स्केल पढ़ रखा होगा। उसको बताने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी में ऐसे बहुत सारे आयन प्रेजेंट होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कुछ हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप पहले लिखो, फिर आपको फील आएगी मैं क्या लिख रहा हूँ। पानी में बहुत ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो पानी में ऐसे बहुत से आयन प्रेजेंट होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, मैंने चीज़ें हिंदी में लिख दी ताकि आपको फील आ जाए। अब एक सवाल उठता है, सवाल क्या है, सर पानी में बहुत ऐसे कैसे आयन होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करेंगे। यदि कोई पानी में ऐसा कोई आयन है जो एच पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करता है, तो एच पॉजिटिव आयन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एसिड्स होते हैं। इसका मतलब पानी में ऐसा कुछ ऐसे आयन होते हैं जो बेसिक नेचर के होते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे आयन होते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आयन होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। जब बेसिक नेचर के आयन एसिडिक नेचर के आयन से रिएक्शन करते हैं तो फिर न्यूट्रल बना देते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो एल्कालिनिटी का मतलब कुछ क्या है, बेसिक नेचर से है। क्या है, बेसिक नेचर से है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एल्कालिनिटी का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक होता है। पीएच स्केल की बात कर लेते हैं, 0 से 7, ठीक है, और 17 से 14। अब एक बात बताइए, जो 0 से 7 होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक को, कि एसिड कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेचर कितना है। तो जो एल्कालिनिटी का नेचर है वो बेसिक नेचर का, मतलब इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। एल्कालिनिटी का नेचर बेसिक है और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ तक का फंडा क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब कोई डाउट नहीं है तो मैं कुछ इसको इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ, डिफिनेशन वगैरह जो आपने काम की है, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख लिया आपके लिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, इनको नोट कर लेना। मैंने क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन द वाटर दैट विल रिएक्ट विथ एच पॉजिटिव आयन टू न्यूट्रलाइज इट। पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। क्लियर है ना। मैं आपको फील करने के लिए हिंदी में लिख देता हूँ कई बार, बाकी मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है, क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि पानी के अंदर जो आयन प्रेजेंट होते हैं ना, एच पॉजिटिव आयन से क्रिया करके न्यूट्रल कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वाटर ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड, यानी एसिड को न्यूट्रल करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एल्कालिनिटी कहते हैं। एसिड को न्यूट्रल करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एल्कालिनिटी कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है, कोई मतलब कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अब एक बात बताइए, पानी के अंदर एल्कालिनिटी कैसे आई, किन की वजह से होती है, कैसे आई वो हम बाद में देखेंगे, किसकी वजह से होती है। कुछ मेजर फोर्सेस होते हैं, कुछ माइनर फोर्सेस होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। यानी स्पेसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कालिनिटी, कौन कौन सी स्पेसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है एल्कालिनिटी के लिए। कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर ही रहता है। कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, और हाइड्रॉक्सिल आयन। कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। अब बात करें फिर माइनर की, तो माइनर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो माइनर के लिए अब छोड़िए, मेजर पे ध्यान रखिए, मेजर में क्या क्या आता है। अब जो कार्बोनेट होता है ना, जो कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस करता है, ऊपर यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो जो कार्बोनेट होता है ना, जो कार्बोनेट आयन होते हैं, प्रोड्यूस करता है कार्बोनेट एल्कालिनिटी। बाइकार्बोनेट एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रॉक्सिल आयन कास्टिक एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, यदि आ रही है तो बहुत बढ़िया। तो कार्बोनेट आयन कार्बोनेट एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है, बाइकार्बोनेट एल्कालिनिटी, और हाइड्रॉक्सिल आयन आपकी कास्टिक एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ समझ में आ गई सर, लेकिन ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रॉक्सिल आयन पानी में कैसे आया, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम बता रहे हैं आपको कैसे आया, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं
इनके भी आपके कुछ 4 फेस हैं, ठीक है। इन 4 फेस की वजह से पानी के अंदर आता है, इन 4 फेस की वजह से पानी के अंदर आता है। जैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमारे पास रिवर थी, ठीक है, फिदिस, ये रिवर है, ये रिवर से हमने पानी लिया। इस रिवर से पानी लेने के बाद इस पानी को हमने क्या किया, किसी कंटेनर में डाला। इस कंटेनर में पानी को डाला, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, इस पानी के अंदर 3 चीज़ें हैं, ये मैं लिख के दिखाऊँ आपको, ठीक है। एक तो कार्बोनेट आयन है, ठीक है, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन है और तीसरा हाइड्रॉक्सिल आयन है। अब ये तो ठीक है, लेकिन आए कहाँ से सर, ये कहाँ से आए? फार्म वेयर दीज स्पेसीज कम, यानी ये कहाँ से आते हैं, हिंदी में ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या फोर्सेस हैं, इनके क्या फोर्सेस हैं, तो इनके फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। पहला आपका होता है मिनरल ओरिजिन। मिनरल ओरिजिन का मतलब क्या है, मिनरल ओरिजिन से आते हैं, तो मिनरल ओरिजिन का मतलब क्या है, मान लो नदी के पास में कोई माउंटेन थे, लेट्स सी एक नदी थी, नदी है, इस नदी के पास में कोई माउंटेन थी, ये हम क्या है, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है। नदी के पास में कोई माउंटेन थे और वहाँ से पानी बहकर आता है, पानी बहेगा, वहाँ से पानी बहेगा। जब पहाड़ से यानी माउंटेन से पानी बह करके आएगा, ये पानी किस में जाएगा, नदी में मिलेगा। तो जब पानी बह के जाएगा तो बहुत सारे मिनरल्स को भी साथ में लेके जाएगा, बहुत सारे मिनरल्स आएंगे और इस पानी में मिल जाएंगे, इस पानी में मिल जाएंगे, और इसी पानी को हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मिनरल्स आ जाते हैं। तो मिनरल ओरिजिन का मतलब क्या है कि मान लो नदी के पास में कोई माउंटेन थी, अब वहाँ पे पानी बह कर इस नदी में आता है, तो बहुत सारे मिनरल्स को लेकर के आएगा और मिनरल्स इसमें मिक्स हो जाएंगे, इनकी वजह से कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन आ जाते हैं। दूसरा क्या है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक कोई रिवर थी, ठीक है, कोई रिवर फ्लो हो रही थी, अब इस रिवर के अंदर किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, ठीक है। अब उस डेड बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाएंगे, ठीक है। डेड बॉडी को पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे डिकम्पोज करते हैं, खाते हैं। उस डिकम्पोजिशन के दौरान नए नए स्पीशीज बनते हैं, उनमें से तीनों बन जाते हैं। मैं क्या बोला, किसी नदी थी, इस नदी के अंदर कोई डेड बॉडी आ गई, कोई एनिमल मर गया होगा, इसके अंदर आ गया भैया, तो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। जब डिकम्पोज करते हैं तो बहुत सारे नए नए स्पीशीज बनते हैं, जिसके दौरान कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन भी बन जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तीसरी जो वजह है पानी के अंदर इनके आने की, वो है आपका एटमॉस्फेरिक CO2। जस्ट अ मिनट, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख दिया, एटमॉस्फेरिक CO2। अब इसके अंदर थोड़ी सी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आसान है समझने में। एटमॉस्फेरिक CO2 के कारण भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं। अब रिवर था, मान लो कोई रिवर थी, ठीक है, इस रिवर के अंदर, इस रिवर में पानी था, इस रिवर में तो पानी होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस पानी के अंदर क्या होगा, इस पानी के अंदर, रिवर में पानी है और इस पानी के अंदर CO2 आ गई, इस पानी के अंदर CO2 आ गई, क्या आ गई, CO2 आ गई। तो H2O पानी के अंदर है, पानी के अंदर एल्गी भी है, पानी के अंदर H2O भी है, पानी में तो H2 है, ये है ना, सिंपल सी बात है। क्या है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रिवर है, रिवर में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और इस रिवर के अंदर एल्गी भी थी, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, H2O से रिएक्शन करेगी, CO2 और H2O का रिएक्शन होगा, CO2 और H2O का रिएक्शन होगा, CO2 और H2O का रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा, जस्ट अ मिनट, ये रिएक्शन होने के बाद बनाएगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3, यही बनेगा ना, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। समझना है, काम की चीज़ बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। अब H2CO3 क्या है ना, आप आपस में ऑटोमेटिक ब्रेक होता है। अब क्यों ब्रेक होता है, डेप्थ में नहीं जाना है, अदरवाइज पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो आपका काम हो जाए, बस उतना उतना मैं बता देता हूँ। अब H2CO3 जो है ना, ये ब्रेक होता है, तब H2CO3 जब ब्रेक होगा, H2CO3 का जब ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये ब्रेक होने से क्या बनेगा, ब्रेक होने के बाद तो एक तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, दूसरा क्या बन सकता है आपका, बाइकार्बोनेट, क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन बन गया, बाइकार्बोनेट आयन बन गया।
अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये रिएक्शन ये भी ब्रेक होता है, ये भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब ये ब्रेक होकर क्या बना रहा है, समझो, ये ब्रेक होकर क्या बना रहा है, एक तो आपका H पॉजिटिव बना देगा, दूसरा कार्बोनेट आयन बना देगा। ये फिर कार्बोनेट आयन क्या करता है, जस्ट अ मिनट, ये जो कार्बोनेट आयन है ये रिएक्शन करता है। अब ये कार्बोनेट आयन रिएक्शन करेगा किस पे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, H2O से रिएक्शन करता है। अब H2O से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। और क्या बचेगा, एक बचेगा आपका हाइड्रॉक्सिल आयन। ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पास। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस रिएक्शन के दौरान क्या बन रहा है, हाइड्रॉक्सिल आयन बन रहा है जो एल्कालिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने क्या बोला, इस रिवर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड किसी कारणवश ब्रेक हो रहा है, जो हमें डेप्थ में नहीं जाना है, तो ये हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बोनेट आयन आपका H2O से रिएक्शन करता है तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है ना, इस पानी के अंदर हो रही है, इस पानी के अंदर हो रही है। और इस वाटर बॉडी के अंदर जब रिएक्शन हो रही थी उस टाइम पे इस पानी के अंदर एल्गी भी मौजूद है, एल्गी मौजूद है। तो एल्गी को एक बहुत बड़ी काम की चीज़ मिल गई, जो ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है ना, इस बाइकार्बोनेट आयन को एल्गी खाती है और अपनी ग्रोथ करती जाती है। तो एल्गी को भोजन मिल गया, यानी बाइकार्बोनेट आयन को एल्गी खा रही है और इसकी ग्रोथ हो रही है। अब ये खाती गई, ग्रोथ होती गई, इस चक्कर में एक्सेस मात्रा में क्या हो गया, पानी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन बनता गया और जो बन रहा है उसको एल्गी खा रही है। लेकिन जब बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है उस टाइम पे हाइड्रॉक्सिल आयन भी बनता जा रहा है, पानी के अंदर OH की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। अब पानी के अंदर जब हाइड्रॉक्सिल आयन एक्सेस क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन का नेचर क्या होता है, कास्टिक नेचर का होता है, कास्टिक नेचर का होता है। तो ये पानी के अंदर क्या करे, कास्टिक नेचर की एल्कालिनिटी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, कास्टिक नेचर की एल्कालिनिटी प्रोड्यूस कर देती है। एल्कालिनिटी का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जो पानी के pH को 9 से 10 तक कर देता है, पानी के pH को 9 से 10 तक कर देता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब आपसे कोई इंटरव्यू में या फिर कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दे और उस सवाल में पूछे कि एक बात बताइए, जिन वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, जिन वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है उस पानी का नेचर कैसा होगा। जिस वाटर बॉडी के अंदर, मैं लिख रहा हूँ सवाल, मैं इस सवाल को लिख रहा हूँ कि जिस वाटर बॉडी के अंदर, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख लेना, जिस वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा होगा, आप बताइए। तो पता है कि जब जिस वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, एल्गी को चाहिए होगा बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन को एल्गी खाएगी और बाइकार्बोनेट आयन के चक्कर में उसके अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन भी ज़्यादा आ जाएगा और जो एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करेगा, पानी के pH को 9 से 10 तक कर देता है। यानी पानी का नेचर कैसा होगा भैया, बेसिक नेचर का होगा। क्लियर कट समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिन वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है उनका pH मान 9 से 10 के बीच हो जाता है, जिससे पानी का नेचर क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि फील करो आप। अब ये पानी के अंदर एल्कालिनिटी से क्या प्रॉब्लम है, रहने दो ना, क्यों मतलब पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों इसको दूर करना है। एल्कालिनिटी से क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। पहली बात, इसे ऑब्जेक्शन मतलब क्या, नुकसान क्या है ना, क्या हमें नुकसान है, क्या नुकसान है। इट प्रोवाइड्स बिटर टेस्ट टू वाटर, पानी को बिटर टेस्ट देती है, पानी को कैसा टेस्ट देती है, बिटर टेस्ट देती है, इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्शन हो गया। दूसरा क्या है, रिएक्शन कैन अकर बिटवीन एल्कालिनिटी स्पीसीज एंड सम सर्टेन केटायन विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, पानी के अंदर बहुत सारे केटायन प्रेजेंट होते हैं। केटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स, पानी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने वाले जो कंपाउंड होते हैं पानी में प्रेजेंट केटायन से रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, एक नया कंपाउंड बना देते हैं। जैसे एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड क्या है आपका, कार्बोनेट भी है, कार्बोनेट आयन है, और पानी के अंदर क्या है, बहुत सारे पानी के अंदर बहुत सारे केटायन मौजूद हैं, यानी कैल्शियम मौजूद है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये आपका क्या, चूना है ना, यानी ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ लिया बात को। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम क्या होगी, इस एल्कालिनिटी वाले पानी को यदि आपने सप्लाई कर दिया तो पाइपलाइन के अंदर क्या होगा, जो पाइपलाइन होती है ना, ये जो पाइपलाइन होती है ना,
यहाँ चूना जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, बहुत सारा इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा चूना जम जाएगा, है ना। इस चूना ब्लॉक पानी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, पाइपलाइन की दीवार पे चिपक जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या बताया, यदि जिस पानी के अंदर एल्कालिनिटी है, उससे क्या प्रॉब्लम है, तो पानी के अंदर एल्कालिनिटी तो कार्बोनेट आयन होंगे, और पानी में बहुत सारे केटायन प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और एक कैल्शियम कार्बोनेट वाले इसी पानी को जब आपने सप्लाई कर दिया तो पाइप में जाके चिपक जाता है, पाइप को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट मेक्स द डर्टी द पाइप लाइन एंड इट इज कॉल्ड, ठीक है, पाइप को मतलब पूरा डर्टी बना देता है, और इसे कहते हैं इनक्रफ्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ कि इनक्रफ्टेशन क्या होता है, तो इनक्रफ्टेशन इसी को कहते हैं, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है। क्लियर है चीज़ें। दो मेजर ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से पानी के अंदर एल्कालिनिटी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो लिमिट हम देखेंगे अभी। तो इनक्रफ्टेशन क्या है ये भी समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ में आ गई बात, और इसी को इनक्रफ्टेशन कहते हैं, ठीक है। इट मेक्स द डर्टी द पाइपलाइन एंड इट इज कॉल्ड इनक्रफ्टेशन, बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि पानी के अंदर एल्कालिनिटी कितनी है, इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने होंगे, आसानी से कर लेंगे। हालांकि दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा होता है कैलकुलेशन वाला। तो आपके जो आजकल एग्जाम के अंदर ना कैलकुलेशन वाले से, चाहे छोटा सा जेईई एग्जाम हो, चाहे आपका एक एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दो, सवाल आते रहते हैं, है ना। क्वेश्चन का लेवल आगे पीछे होगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सेम होता है। इसको भी हम लर्न कर लेते हैं आज के क्लास के अंदर। क्लियर है। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन वाली मेथड, जिसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। अच्छा, पानी के अंदर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इतना है, तो पानी के अंदर एल्कालिनिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ नहीं सकते कि भैया पानी के अंदर ये हमारे पास पानी था, इस पानी के अंदर जस्ट अ मिनट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो इसको अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, इस पानी के अंदर आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे देखो, हमने इस अंदर पानी भरा हुआ है, कलर देख लेना या जो भी है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर देखो कलर कैसे आ रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पानी के अंदर एल्कालिनिटी कितनी है हमें चेक करनी है। तो इसके अंदर आपको दिया है, मान लो कि भाई कार्बोनेट आयन इतना दिया है 240 मिलीग्राम पर लीटर, हाइड्रॉक्सिल आयन आपको दिया हुआ है 80 मिलीग्राम पर लीटर, और आपको बाइकार्बोनेट आयन दिया हुआ है 120 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। बताओ इस पानी के अंदर एल्कालिनिटी कितनी कंसंट्रेशन है, कितना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, यही करेंगे ना, 240 और 80, 320 और 122, इसको ऐड कर देंगे। नहीं, यही गलती है। आप इनकी वजह से एल्कालिनिटी पानी के अंदर हो रही है, लेकिन इन तीनों की औकात अलग अलग है एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने की। कार्बोनेट की औकात अलग है एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने की, हाइड्रॉक्सिल आयन की अलग है, और बाइकार्बोनेट आयन की अलग औकात है एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने की। तो हमें देखेंगे कितना कितना एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है, कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बाइकार्बोनेट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और हाइड्रॉक्सिल आयन कितना एल्कालिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो तीनों जितना जितना प्रोड्यूस किए हैं ना उनको जोड़ देंगे, वो आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है ना। अब ये कैसे कैसे जानेंगे, किस फैक्टर के बेसिस पर, उसी के लिए आपको बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने पड़ेंगे। और एक बार लर्न कर लिया ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में लास्ट एंड फास्ट एक बार पढ़ो, जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। क्लियर है। उससे पहले एक सवाल आ गया ना, चलो सवाल देख लेता हूँ, यहाँ पास लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए लिया था, वो शायद निकल गया था माइंड से। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल्ट दैट कॉजेस इनक्रफ्टेशन ये UPPCL जे में सवाल आया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो आपने देखा ना इनक्रफ्टेशन किसकी वजह से हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो रहा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो रहा था, जो प्रेसिपिटेट बना देता था। आसानी से आंसर कर लेंगे, एक बार क्लास अटेंड की ना सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत हल्के हल्के होते हैं। ये चीज़ें लिखा है मैंने, कुछ इसके बारे में लिखा भी था, एक बार फटाफट पढ़ लो। द डिपोजिशन ऑफ एल्कली साल्ट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द ट्यूब वेल इज नोन एज, वही चीज़ है कि मान लो कोई पाइप है, पाइप के अंदर ये सब जमा हो जाता है एल्कली साल्ट, फिर इनक्रफ्टेशन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट कॉजिंग इनक्रफ्टेशन कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
सम टाइम्स जो फॉल्ट होते हैं कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, ये भी इनक्रस्टेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनक्रस्टेशन पाइप के अंदर आ गया तो पानी प्रॉपर नहीं जा पाएगा, डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। ये मैंने बातें आपके लिए लिखी थी, इनको आप थोड़ा सा समझ लेना। आगे हम कुछ बात करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, एल्कालिनिटी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको। जैसे मेजरमेंट ऑफ एल्कालिनिटी कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ इक्वलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। यदि इनके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो फिर आप जा करके एल्कालिनिटी समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, तब तक इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए यदि आप इस क्लास को कहीं और देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, और वहाँ कंप्लीट कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट में कहीं आपको कोई डाउट है या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो 9340888429 पे हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टीम कॉल रिसीव करेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी फाइट आउट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक इनको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए।